हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं। उसी सरणी के अंदर उसी कड़ी में एक नया पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए, जो कि आरपीएससी द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो इसमें राजस्थान जीके के जो कि 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, टॉप 30 क्वेश्चन। तो उन 30 क्वेश्चन का अपन अच्छे से एनालिसिस कर विश्लेषण के साथ पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सीधा ही ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे पहले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने गाइस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाई BWHW। अब हिंदी में बात कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन की, हिंदी में क्या है। तो ये हिंदी का देख लेते हैं अपन कि BWHW से अभिप्राय है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोपेन के ये जी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इसने पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में कोपेन ने राजस्थान की जो जलवायु उसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा भाई? 4 भागों में बांटा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ये 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को कोपेन महोदय ने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सी में बांटा पहले अपन ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया BWHW, दूसरा आपका हो गया BSHW, तीसरा हो गया आपका CWG, चौथा हो गया आपका AW। तो ये 4 प्रकार की जो जलवायु वर्गीकरण ये राजस्थान में कोपेन महोदय द्वारा किया गया है। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसका 4 भागों में वर्गीकरण किया है कोपेन महोदय ने। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं जलवायु वर्गीकरण की। देखो, BWHW जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है, जो शुष्क रेतीला मरुस्थल है उसमें BWHW। अर्ध शुष्क रेतीले मैदान की बात कर लो तो BSHW। और इसके अलावा अपने हाड़ौती का पठार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू, सिरोही का जो माउंट आबू और कोटा के अंदर कोटा और झालावाड़, ये जो है AW प्रकार की जलवायु में आते हैं। तो अब मैं पूरा क्लियर बता देता हूँ आपको पूरा। सबसे पहले अपन बात करेंगे BWHW। सबसे पहले जो बात करने वाले BW और HW प्रकार की जलवायु की, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये भी पूछ लिया BWHW ना होता अगर, या ये लिखा हुआ होता कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी देखो इसमें अभिप्राय पूछा आपको, ऑप्शन नंबर जो 2 है ना आपका, BWHW से क्या अभिप्राय है? तो शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ये BWHW को कहा जाता है। तो इसका आपको हिंदी में भी याद रखना। ठीक है, दूसरा ये मैं बता दूं कि इस प्रकार की जो जलवायु राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है, यहाँ बहुत कम वर्षा होने के कारण वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, BWHW जलवायु प्रदेश के अंदर वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है। इस प्रदेश में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल क्लियर। अब कौन कौन से जिलों में पाई जाती है वो क्लियर कर लेते अपन। BWHW प्रकार की जलवायु जो पाई जाती है, एक तो आपके जैसलमेर हो जाएगा, एक आपका पश्चिमी बीकानेर हो जाएगा, एक आपका उत्तरी पश्चिमी जोधपुर हो जाएगा, एक हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, 3 पूरे जिले आएंगे, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। पश्चिमी बीकानेर का पार्ट ले लो आप। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर का पार्ट ले लो। तो ये वाला जो जिला है ये BWHW प्रकार की जलवायु के अंदर अंतर्गत शामिल है। अब अगली जलवायु की बात कर लेते हैं अपन, कौन सी? तो अपन बात करते हैं CWG। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो अपनी पाई जाती है, ये अपने जो दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इसको कहते हैं क्या है? तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, उपोष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अभी CWG का जो अभिप्राय क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। ये अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है, और यह वर्षा केवल वर्षा ऋतु के अंदर ही होती है। केवल वर्षा ऋतु के अंदर ही वर्षा होती है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो इसके अलावा जो आपकी जलवायु पाई जाती, कौन सी? AW प्रकार की जलवायु पाई जाती। कौन सी जलवायु पाई जाती? AW प्रकार की जलवायु पाई जाती। कहाँ पाई जाती? मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये जो जलवायु पाई जाती है डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और माउंट आबू के अंदर ये पाई जाती है। और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो सवाना तुल्य यानी मानसूनी पतझड़ वाली आपकी वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं BSHW। ये अपने अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, कौन से में? अर्ध शुष्क प्रदेश में। इसका जो नाम है क्या है? इसका अभिप्राय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश।
और ये जो जलवायु कौन कौन से जिले में पाई जाती है, तो आपका जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर पाई जाती है। और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो स्टेपी प्रकार की पाई जाती है। मुख्यतः कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है, कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नागौर की उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नांकित में से कौन सी है, ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 300 से 500 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नागौर की उच्च भूमि का है तो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान का जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका हो जाएगा घग्गर प्रदेश, दूसरा आपका हो जाएगा शेखावटी प्रदेश, तीसरा आपका हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश, और चौथा आपका जो हो जाएगा वो नागौर की उच्च भूमि। ठीक है, ये नागौर की जो उच्च भूमि है राजस्थान के जो रेगिस्तानी मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा। एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से मैंने बताया आपको, घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश और नागौर की उच्च भूमि। और नागौर की उच्च भूमि को भी 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा भाई, 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में बांटा, एक तो आपकी जायल श्रेणी हो जाएगी, एक आपकी मकराना श्रेणी हो जाएगी, एक आपकी मांगलोद श्रेणी हो जाएगी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी, मांगलोद श्रेणी हो जाएगी। जायल जो कि खारे पानी की पट्टी है, अजमेर से लेकर जायल नागौर तक। ठीक है, मकराना जो कि सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, मांगलोद आपका जो कि जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अपना क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे, ये आपको बताना भाई। डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे वो कौन थे, तो देख लेते हैं अपन कौन थे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की मैं बात कर लूँ तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था भाई। आपको याद रखना 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, एजीजी कौन था, तो एजीजी जो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था भाई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। आपको याद रखना 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो रोटी और कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक था। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई, तो नसीराबाद से हुई। कहाँ से हुई, नसीराबाद से। कब हुई थी, 28 मई 1857 को हुई थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, दिल्ली के जो उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना। और आज अपन जो है सारे क्रांति जो भी 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान की रियासत थी उनके शासक कौन कौन थे उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोटा। कोटा के कौन थे, राम सिंह। जोधपुर की मैं बात कर लूँ तो तख्त सिंह थे। भरतपुर की मैं बात करता हूँ जसवंत सिंह थे। उदयपुर की मैं बात करता हूँ तो स्वरूप सिंह थे। उदयपुर के कौन थे, स्वरूप सिंह। जयपुर की मैं बात करता हूँ तो राम सिंह सेकंड हो जाएगा आपका। और सिरोही रियासत की बात करता हूँ तो शिव सिंह थे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। और धौलपुर की मैं बात करता हूँ तो भगवंत सिंह थे। धौलपुर के कौन थे, भगवंत सिंह थे। बीकानेर के सरदार सिंह थे। करौली के मदनपाल थे। टोंक रियासत की बात कर लूँ तो वजीरुद्दौला थे। कौन थे, वजीरुद्दौला। और बूंदी रियासत की बात कर लो तो राम सिंह थे। देखो बूंदी में भी राम सिंह है, कोटा में भी राम सिंह है, और जयपुर में राम सिंह द्वितीय, आपको याद रखना। इसके अलावा अलवर रियासत की बात कर लूँ तो विनय सिंह थे। जैसलमेर रियासत की मैं बात करता हूँ तो रणजीत सिंह थे। झालावाड़ रियासत की मैं बात करता हूँ तो पृथ्वी सिंह थे। और प्रतापगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ दलपत सिंह थे। और बांसवाड़ा की मैं बात करता हूँ लक्ष्मण सिंह थे। और एक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे वो उदय सिंह थे। ये आपको बिल्कुल शासक याद रखना है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो चर्चा में जो रहा था कोटा को सबका याद होगा, उदयपुर का याद होगा, जयपुर का याद होगा, लेकिन ये जो झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, जैसलमेर है, यहाँ के जो 1857 की क्रांति में शासक थे उनके नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा सवाल बन जाता सुमेलित करने का तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सारे रियासतों के राजा मैंने आपको बता दिए, इन्हें एक बार अच्छे से आप अपने नोट्स में ऐड करके याद कर लें। इसके अलावा जो आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूँ 1857 की क्रांति से रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो क्रांति हुई थी वो नसीराबाद में हुई थी। कब हुई थी, 28 मई 1857 को। तो राजस्थान में जहाँ जहाँ क्रांति हुई थी वो सारी तिथियां मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद जस्ट हुई थी भरतपुर में। भरतपुर में कब हुई थी, तो 31 मई 1857। अब देखो भरतपुर का जो सवाल बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि भाई 1857 की जो तिथि थी ना राष्ट्रीय लेवल पर कौन सी तय की गई थी, तो 31 मई 1857 को तय की गई थी, लेकिन वो
तिथि से पहले ही क्रांति शुरू हो गई थी, ये भी एक असफलता का कारण रहा। तो सवाल ये बनेगा कि 1857 की जो तिथि तय की गई थी, उसी समय राजस्थान की कौन सी रियासत में क्रांति हुई थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना, भरतपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? भरतपुर में हुई थी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नीमच की बात कर लूँ तो 3 जून 1857 को हुआ था। देवली की मैं बात कर लूँ तो 10 जून 1857 को हुआ था। टोंक रियासत की बात कर लूँ तो 14 जून। कब हुआ था टोंक में? 14 जून 1857 को। अलवर का जो राज्य विद्रोह होता है वो 11 जुलाई को हुआ था। भाई अलवर में कब हुआ था? 11 जुलाई 1857। अजमेर की मैं बात कर लूँ तो 9 अगस्त 1857 का। ये सवाल पूछा हुआ भाई कि राजस्थान में अजमेर में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1857 को हुआ था। एरिनपुरा में जो हुआ था 21 अगस्त 1857 को हुआ था। इसके अलावा जोधपुर लीजियन ने जो विद्रोह किया था वह 23 अगस्त को किया था। कब किया था? 23 अगस्त को। बिथोड़ा का आपका युद्ध, ये भी संबंध 8 सितंबर को हुआ था 1857। जबकि चेलावास का युद्ध है जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। जबकि धौलपुर राज्य का जो विद्रोह है 27 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर को हुआ था। जबकि जो कोटा का विद्रोह है आपका वो कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कब हुआ भाई? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। तो ये सारी जो तिथियां मैंने आपको बता दी, ये बिल्कुल आपको याद रखनी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, हुर्डा सम्मेलन कौन सा शासक सम्मिलित नहीं हुआ था? तो ये आपको बताना। हुर्डा सम्मेलन के अंदर कौन सा शासक शामिल नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी। तो बिल्कुल करौली के जो थे वो गोपाल दास आए थे, बिल्कुल सही है, ठीक है, आपको याद रखना। किशनगढ़ के राज सिंह आए थे, ठीक है। और मैं बात कर लूँ बीकानेर की, तो बीकानेर से कौन आए थे? बीकानेर से जोरावर सिंह आए थे। और कोटा से जो आए थे वो दुर्जन साल आए थे। तो ये चारों ही रियासतों के शासक हुर्डा सम्मेलन में शामिल थे। इसीलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, ठीक है। डिलीट होने का कारण क्या था, वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि हुर्डा सम्मेलन में ये चारों रियासत जो आपको ऑप्शन में दी हुई है, चारों रियासतों के शासक शामिल हुए थे, इसलिए फिर ये क्वेश्चन डिलीट आपका हो गया। इसके अलावा हुर्डा सम्मेलन पर अगर कुछ चर्चा कर ले अपन, तो हुर्डा सम्मेलन का जो कब हुआ था, तो आपको तिथि याद रखनी है, 17 जुलाई 1734 को हुआ था, ठीक है। 17 जुलाई 1734 को हुर्डा सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। और अब इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करी थी। किसने करी थी भाई? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय सेकंड ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन कौन शामिल हुए थे, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। देखो हुर्डा सम्मेलन से जयपुर में जो आए, जयपुर से जो आए थे वो सवाई जय सिंह आए थे। बीकानेर के अपने जोरावर सिंह थे। कोटा के दुर्जन साल थे। करौली के गोपाल दास थे। किशनगढ़ की मैं बात कर लूँ तो राज सिंह थे। और नागौर की मैं बात कर लूँ तो बख्त सिंह आए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये हुर्डा जो नामक स्थान है कहाँ पड़ता था? ये वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो हुर्डा सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने और राजपुताना पर मराठा के जो संभावित आक्रमण होने वाले थे उस समय उनको रोकना, ये हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य था। उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इतालवी विद्वान तैसी तोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, बिल्कुल देखते हैं किस में इसने योगदान दिया था। तो इनका जो योगदान था बिल्कुल राजस्थानी व्याकरण पर लेख में इन्होंने अपना योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं एलपी तेसी तोरी की थोड़ी, कि इनका राजस्थान से क्या संबंध था। तो इनके राजस्थान के संबंध के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो इनका जो मूल स्थान था वो कौन सा था। तो इनका जो मूल स्थान था वो इटली था। कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे। इटली का एक शहर है, उसका नाम है उडीने। क्या नाम है? उडीने। उडीने, आपको याद रखना, उडीने, ठीक है, उडीने। इटली के उडीने के रहने वाले। इनका जो जन्म हुआ था वो 1887 में हुआ था। इनने अपनी जो कर्म भूमि बनाया था राजस्थान के अंदर वो बीकानेर को बनाया था। ये आपको याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि इटालवी विद्वान एलपी तैसी तोरी की कर्म भूमि कौन सी है। ऑप्शन में आपको बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर मिलेगा। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको याद रखना कौन सी थी, बीकानेर थी। इनके गुरु का मैं बता देता हूँ। देखो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि एलपी तेसी तोरी के जो गुरु थे वो कौन थे? वो विजय धर्म सूरी थे। वे कौन थे? विजय धर्म सूरी।
इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इन्होंने राजस्थानी चारण साहित्य के बारे में भी लिखा है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जो जॉर्ज ग्रियर्सन के निमंत्रण पर एलपी तेसीतुरी सर्वप्रथम भारत में 8 अप्रैल 1914 को कहाँ आए थे? दिल्ली के अंदर आए थे। सर्वप्रथम भारत में कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। और फिर राजस्थान में जो सर्वप्रथम आए थे जोधपुर, जोधपुर से फिर बीकानेर आए थे, जोधपुर से फिर कहाँ आए थे? बीकानेर आए थे। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एलपी तेसीतुरी ने राजस्थान चारण साहित्य ऐतिहासिक सर्वे नामक पुस्तक भी लिखी है। और अपना कर्मस्थली बीकानेर में ही इन्होंने दूसरा ग्रंथ पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण लिखा है। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण जो कि सवाल में पूछा गया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनका जो स्मारक बना हुआ वो भी बीकानेर में बना हुआ, और 1919 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1857 में इनका जन्म हुआ था और 1919 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल 32 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारी जानकारी एलपी तेसीतुरी से जो हो सकती है मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सी झील जो है मीठे पानी की नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। तो नवलखा झील, नक्की झील, छापरताल और लूणकरण सर, कौन से पानी मीठे पानी की नहीं है, आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है जिसमें मीठे पानी की झील नहीं है। तो बिल्कुल जो छापर ताल है ऑप्शन नंबर लूणकरण जो है आपकी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 लूणकरण झील जो कि आपकी बीकानेर में पड़ती है, खारे पानी की झील है। कौन सी झील है? खारे पानी की झील है। नवलखा झील आपकी बूंदी में पड़ती है। नक्की झील आपकी माउंट आबू सिरोही पे पड़ती है। छापर ताल जो कि आपकी चूरू के अंदर पड़ती है। छापर ताल आपकी कहाँ पड़ती है? चूरू के अंदर पड़ती है। इसके अलावा अपन कुछ झीलों के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। झीलों से जो सवाल बनते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ NLCP। ये NLCP सर ये क्या होता है? कि राष्ट्रीय झील संरक्षण जो योजना है उसके अंदर राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया? तो 6 झीलों को शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, RS में भी बना हुआ है, SI में भी बना था। तो कौन सी 6 झीलें शामिल है सर? वो 6 झीलों के आप नाम बता दीजिए। तो पहली झील तो फतेह सागर उदयपुर वाली है, दूसरी पिछोला हो गई। फतेह सागर झील और पिछोला झील दोनों उदयपुर की। अजमेर की 2 झीलें शामिल है। कौन कौन सी? एक तो आना सागर अजमेर, एक पुष्कर अजमेर। एक आपकी सिरोही की है नक्की झील, एक आपकी जयपुर की है मान सागर झील। तो ये 6 झीलें जो है NLCP कार्यक्रम के अंदर शामिल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये जो NLCP इसमें राज्य और केंद्र सरकार का जो अंशदान है वो क्या था? पहले था 70-30 का। पहले क्या था? 70-30 का। लेकिन वर्तमान 1 अप्रैल 2016 से मैं बात कर लूँ तो 60-40 का रेशियो हो गया अभी। 1 अप्रैल 2016 से 60-40 का रेशियो हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये बार बार पूछा ही जा सकता है एग्जाम के अंदर, पूछा भी गया है। और ये जो राष्ट्रीय झील जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना 2001 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2001 में शुरू हुआ था। इसके अलावा अपन और कुछ बात कर लेते हैं इन झीलों के बारे में। तो देखो मैं आपको बात कर लेता हूँ। अजमेर से बार बार झीलों के सवाल बनते हैं, तो आज अजमेर की सारी झीलें मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो अजमेर में एक तो आपकी आना सागर झील है, एक नारायण सागर झील है, एक लसाड़िया झील है, एक फाय सागर झील है, एक फूल सागर झील है, एक शिव सागर झील है, एक पुष्कर झील है, एक बूढ़ा पुष्कर झील है, एक गुंदोलाव तालाब है जो कि किशनगढ़ में पड़ता है। ये गुंदोलाव झील के बारे में भी पूछा हुआ, ये अजमेर के किशनगढ़ में पड़ती है। इसके अलावा लोरडी सागर ये भी आपके अजमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अजमेर के अंदर पड़ती है। इसके अलावा मैं बूंदी की बात कर लेता हूँ। बूंदी से अक्सर झीलों के सवाल बनते हैं। नवलखा झील बूंदी में सवाल बना हुआ। नवल सागर ये भी आपकी बूंदी में पड़ती। कनक सागर ये भी आपकी बूंदी में पड़ती। जेत सागर ये भी आपकी बूंदी में पड़ती। सूर सागर ये भी आपकी बूंदी में पड़ती। लाखेरी और जिगजेग बांध ये भी आपकी बूंदी में पड़ती। गुड़ा ये भी आपकी बूंदी में पड़ती है। और बूंदी का गोतड़ा ये भी आपकी बूंदी में पड़ती है। भीमलत झील ये भी आपकी बूंदी में पड़ती है। पाईवालापुर ये झील भी आपकी बूंदी में पड़ती है। चाकण ये भी बूंदी में पड़ती है। गरदड़ा ये भी आपकी बूंदी में पड़ती है। तो ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा बारा की बात कर लेता हूँ। तो बारा की जो प्रमुख झीलें हैं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी झीलें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो जिनके नाम आपने बहुत कम रियर केस के अंदर सुने होंगे। तो 12 के बारे में बात कर ले तो गोपालपुरा झील, उमेद सागरपुर, विलास झील, रतई झील, कालीसोत झील, इकलेरा झील, छतरपुरा, बेतली, परवन, लासी, खीरिया, सैमली फाटक। कौन सी? सैमली फाटक। ये सारी झीलें जो आपकी पड़ती कहाँ पड़ती है? तो ये आपकी झीलें पड़ती है कहाँ? बूंदी के अंदर पड़ती है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 होगा। सिरोही के अंदर गोकुल भाई का जो संबंध है वो फिर सिरोही में
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था वो 1898 में हुआ था। सर कहाँ हुआ था? तो सिरोही के हातल गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिरोही के हातल गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम एग्जाम में पूछा जा सकता, आज तक नहीं पूछा, अब पूछा जा सकता है। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम जो है गोकुल भाई दौलत राम भट्ट है। पूरा नाम क्या है इनका? वापस से बता रहा हूँ, गोकुल भाई दौलत राम भट्ट है। और इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। और इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ भी। पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो 1971 के अंदर इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इन्होंने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। उन्होंने लोगों को राजा के द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध संगठित किया और 1939 में गिरफ्तार भी कर लिए गए। जब राजा ने झंडे पर रोक लगाई तो गोकुल भाई की प्रेरणा से लोग झंडे वाली टोपियां पहनने लगे थे। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 1947 में जब सिरोही रियासत की प्रथम लोकप्रिय सरकार बनी तो उसके जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल भाई भट्ट थे। ठीक है। और 1948 में जयपुर कांग्रेस के स्वागत समिति के अध्यक्ष भी बने हुए थे। और इनका जो निधन हो गया था, कब हुआ था? 1986 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और जो क्या तथ्य हो सकते हैं जो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जा सकता है। जितने भी तथ्य थे इनसे रिलेटेड सारे तथ्य की अपने बात कर लिए। एक देखो थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं बलवंत सिंह मेहता के बारे में। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, एग्जाम में बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका जो संबंध है उदयपुर से था। इनका जन्म 1900 में हुआ था। 1915 में इन्होंने प्रताप सभा की स्थापना करी थी। सवाल बनेगा एग्जाम में, प्रताप सभा की स्थापना किसने करी थी? तो बलवंत सिंह मेहता ने करी थी, ये आपको याद रखना। 1938 के अंदर इनके नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना। एक तो देखो प्रताप सभा, दूसरा वनवासी छात्रावास की जो स्थापना है वो बलवंत सिंह मेहता ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे 1938 में वो भी बलवंत सिंह मेहता ही थे अपने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। तो चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है? ये आपको बताना है। कितने प्रतिशत में ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 20.90%। कितना है भाई? 20.90% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी के बारे में आए तो राजस्थान के अपन नदियों के बारे में कुछ चर्चा कर ही लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं अपन राजस्थान की नदियाँ। सबसे पहले मैं आपको चंबल नदी के बारे में बता देता हूँ। चंबल नदी को देखो कामधेनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधेनु भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसका उपनाम है कामधेनु। इसके अलावा इसको चम्रवती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर्मवर्ती। ठीक है, चर्मवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है ना वो मध्य प्रदेश के महू के निकट जानापाव की जो पहाड़ी से होता है, जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान के चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश के निकट मुरादगंज के समीप यमुना नदी में ये मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 1051 है, ये आपको याद रखना है। इसी नदी पर राजस्थान में चूलिया जलप्रपात बना हुआ। कहाँ पे बना हुआ? भैंसरोडगढ़ नदी पे बना हुआ। ठीक है, और राज्य में सर्वाधिक सतही जल की जो उपलब्धता है वो चंबल नदी के अंदर है, ये भी आपको याद रखना। सर्वाधिक जो बीहड़ पाए जाते हैं वो इसी नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है वो भी इसी नदी के से होता है, और सर्वाधिक जल अपर्दन होता है वो भी यही होता है, आपको याद रखना। तो इसकी सहायक नदियों की बात कर ले। देखो मध्य प्रदेश से मिलने वाली सहायक नदियाँ 3 हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी हो जाएगी सीवान। कौन सी हो जाएगी? सीवान। दूसरी आपकी हो जाएगी रेतम। दूसरी कौन सी हो जाएगी? रेतम। तीसरी कौन सी हो जाएगी? शिप्रा। तीसरी कौन सी हो जाएगी? शिप्रा। ये आपको याद रखना। और राजस्थान से मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी आलनिया नदी मिलती है, फिर परवन नदी, बनास नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बामनी नदी, कुराल नदी, मेज नदी, ये छोटी काली सिंध नदी, ये सारी जो नदियाँ हैं ये राजस्थान से मिलने वाली चंबल की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा मैं बात कर लो तो पार्वती, बामनी नदी जहाँ मिलती है वो भसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में मिलती है। पार्वती नदी कहाँ मिलती है? तो पालिया कोटा नामक स्थान पर मिलती है। जबकि काली सिंध जो मिलती है नोनेरा कोटा नामक स्थान पर मिलती है। सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है गाइज, बिल्कुल आपको अपने नोट्स में ऐड करना है और अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। तो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें आप। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है,
इस नदी पे कितने बांध बने हुए? चार बांध बने हुए। उद्गम से मुहाने की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला आपका गांधी सागर बांध आ जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में। तो कौन सी तहसील में? तो भानपुरा तहसील में पड़ता है। और राणा प्रताप सागर जो कि आपका रावतवाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जवाहर सागर बांध आपका बोराबास कोटा में। और कोटा बैराज बांध जो कि आपका कोटा सिटी के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ये जो गांधी सागर बांध है इसकी ऊंचाई एक बार पूछी गई थी, ठीक है। आरएसएसबी बोर्ड द्वारा इसकी ऊंचाई पूछी गई थी। इसकी ऊंचाई जो कितनी है? तो वो 62 मीटर है। दूसरा, राजस्थान में भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध जो है वो राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध है। इसके अलावा इस नदी पर सबसे पहला बांध का जो निर्माण हुआ था वो कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ था। कौन से बांध का निर्माण हुआ था? कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ था। तो ये तथ्य भी आपको बिल्कुल याद रखने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैं बनास नदी की भी साथ में बात कर लेता हूँ थोड़ी डिटेल से, जिससे कि आपका फ़ायदा हो। तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वन की आशा, यानी वर्णाशा भी कहा जाता है। ये राजस्थान की यमुना नदी कहलाती है। भाई राजस्थान की यमुना नदी किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, बनास नदी को राजस्थान की यमुना नदी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती। कहाँ से निकलती? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। इसकी जो कुल लंबाई है वो 512 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 512 किलोमीटर लंबी है। और पूर्णतः राज्य में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है ना राजस्थान की, वो बनास नदी है। कौन सी नदी? बनास नदी है। और इसी नदी के तट पर टोडा रायसिंह कस्बे के निकट बिसलपुर बांध बनाया गया है, जिससे अजमेर आपको टोंक और जयपुर को सप्लाई मिलती है। जो कि पेयजल पीने का पानी मिलता है। इसकी सहायक नदियों की मैं बात कर लूँ तो बैडच, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, ढूंढ और गंभीरी और मोरेल नदी जो कि इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है। निम्नांकित जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधार अनुसार सही है? ये आपको बताना है। एक तो आपको पूछा सर्वाधिक लिंगानुपात, एक पूछा है सबसे कम लिंगानुपात। जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का, सबसे कम लिंगानुपात जो है वो धौलपुर का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब लिंगानुपात की बात कर लो तो ऑल ओवर राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है, ठीक है, आपको याद रखना। और शहरी लिंगानुपात की बात कर लूँ तो 914। शहरी लिंगानुपात कितना? एग्जाम में सवाल बना है कि राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना है, तो 914। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर लूँ तो 933। ग्रामीण लिंगानुपात कितना? 933। ऑल ओवर 928 और शहरी लिंगानुपात 914 और ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। ये आपको याद रखना है। और मैं बात कर लूँ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना? तो प्रति हज़ार पर 994। कितना पे? 994। एक भी जिला ऐसा नहीं है जो कि 1000 क्रॉस हो। लिंगानुपात के मामले में एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जो 1000 क्रॉस से। ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना। सबसे कम बात कर लो तो धौलपुर का। धौलपुर कितना? 846, ठीक है। 846 महिला 1000 पुरुष पर, ठीक है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो धौलपुर का, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको देखो 4 जिले बता देता हूँ। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिलों की मैं बात कर लेता हूँ आपका। एक आपका हो जाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद हो जाएगा राजसमंद, राजसमंद के बाद हो जाएगा पाली, पाली के बाद हो जाएगा प्रतापगढ़। डूंगरपुर का जो है 994 हो जाएगा। जबकि राजसमंद की बात कर लूँ तो 990 हो जाएगा आपका। और प्रताप पाली की मैं बात कर लूँ तो 987 हो जाएगा। पाली का कितना? 987। और प्रतापगढ़ का जो हो जाएगा वो 983 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो हो गए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जिलों की, क्योंकि जब सुमेलित करने में आता है या क्रम से आरोही और अवरोही क्रम में आता है तो 4 जिले आपको ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? जो कि न्यूनतम लिंगानुपात है उन जिलों की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो कौन से जिले में है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे कम जो लिंगानुपात है कौन से जिले का है? तो वो बिल्कुल धौलपुर का है। सबसे पहला आपका हो जाएगा कौन सा? देखो धौलपुर। धौलपुर का हो जाएगा 846। कितना हो जाएगा? 846, ठीक है। जैसलमेर की मैं बात कर लूँ तो 852 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 852। इसके अलावा मैं बात करता हूँ करौली की। करौली की मैं बात करता हूँ तो 861 हो जाएगा। कितना? 861। और भरतपुर की मैं बात कर लूँ तो 800 हो जाएगा। कितना? 800। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं और वापस से एक बार आपको बता देता हूँ कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा है, तो आपको याद रखना पाली है। कौन सा है? पाली है। कितना लिंगानुपात है? तो 1003 लिंगानुपात है। कितना लिंगानुपात है? 1003। ये आपको याद रखना। जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा है? तो बिल्कुल धौलपुर है, 841। ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ, सबसे कम धौलपुर का, सबसे ज़्यादा पाली का हो जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक का है, 985।
कितना है 985 टोक का, जबकि न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जो जैसलमेर का 807। कितना है भाई 807। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल किसके द्वारा किए गए, निसारदीन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चावंड शैली की अगर मैं कुछ बात कर लेता हूँ, तो चावंड शैली महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में मेवाड़ चित्रकला से प्रारंभ हुई थी। इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है चावंड शैली का, वो अमर सिंह प्रथम का काल माना जाता है, ठीक है। और चित्रकार कौन थे, एक ही चित्रकार था नसीरुद्दीन, इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। और अमर सिंह के काल के अंदर ही रागमाला का चित्रण नसीरुद्दीन ने किया था। निसारुद्दीन कह दो या नसीरुद्दीन कह दो, बात एक ही है आपकी, ठीक है। अगर अपन चावंड की बात कर ली तो अब उदयपुर चित्रकला की भी बात कर ही लेते हैं कि उदयपुर शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। जगत सिंह प्रथम का जो कार्यकाल था वो 1628 से लेकर 1652 था, बिल्कुल। और जगत सिंह प्रथम ने चित्रों की ओवेरी का निर्माण करवाया था, जिसे तस्वीरों और कारखाना कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ कि तस्वीरों और कारखाना का निर्माण किसने करवाया था, तो जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगर मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लूँ जो एग्जाम में छपेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 1260 ईस्वी, 60 और 61 ईस्वी की मैं बात करता हूँ, तो मेवाड़ के जो महाराणा तेज सिंह के काल में शैली का जो प्रारंभिक चित्रक था वो कौन सा था, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि आहड़ में चित्रित किया गया था। इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे, तो वो कमलचंद इसका चित्रकार था। कौन था भाई, कमलचंद इस चित्र का चित्रकार था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ 1423 की, तो महाराणा मोकल के समय सुपनासे चरियम और सुपार्श्वनाथ चरित्र नामक चित्र भी चित्रित हुए थे। इनके जो चित्रकार था वो हीरानंद था। कौन था भाई, हीरानंद। ये भी आपको याद रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि इसके जो प्रमुख चित्रकार कौन है उदयपुर शैली की, तो आपका नसीरुद्दीन हो जाएगा, साहिबदीन हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, करपराम हो जाएगा, गंगाराम जगन्नाथ हो जाएगा, नूरुद्दीन हो जाएगा। वापस से बता देता हूँ, नासिरुद्दीन, ठीक है, या निसारुद्दीन कह दो आप, साहिबदीन या साहबुद्दीन कह दो, या मनोहर, करपेराम, गंगाराम और नूरुद्दीन, ठीक है। ये प्रमुख चित्रकार थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शूद्र मुक्ति और इस स्त्री मुक्ति दोनों पुस्तकों का जो लेखन किया था वो किसने किया था, अर्जुन लाल सेठी ने किया था। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी की और कृतियां, एक तो आपका पासारू यज्ञ हो जाएगी, एक एक आपकी मदन पराज्य हो जाएगी, एक आपकी महेंद्र कुमार हो जाएगी। ये भी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा रचित है। वापस से बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 5 किताबें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक तो आपका शूद्र मुक्ति जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, एक आपकी हो जाएगी स्त्री मुक्ति, एक उपके हो जाएगी पार्श्व यज्ञ, एक मदन पराज्य और एक आपका महेंद्र कुमार। ये अर्जुन लाल सेठी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अर्जुन लाल सेठी के बारे में बात कर लेते हैं। जयपुर के निवासी थे। 1907 में जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला स्थापित करी थी। कौन, कब करी थी, 1907 के अंदर। ये आपको याद रखना। और आजीवन आंदोलन की गतिविधियों में भाग लिया। और वेलूर जेल में जो रहने वाले थे, वेलूर जेल में जो सजा हुई थी वो अर्जुन लाल सेठी को हुई थी। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 1907 में जब जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी, ये भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ थी जहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। 1912 की मैं बात कर लूँ तो अर्जुन लाल सेठी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग्स में बम फेंकने के आरोप में दोषी पाए गए थे। और निमाज हत्याकांड जो कि बिहार के आरा जिला में एक महंत की हत्या हुई थी, उस आरोप में सेठी जी को गिरफ्तार करके 5 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 1941 में इनका देहांत हो गया था। और अंतिम दिन इनके अजमेर की दरगाह यानी ख्वाजा साहब की दरगाह के पास मदरसे में मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते हुए हुई थी, ठीक है। और इनका अंतिम समय में इन्होंने अपना जो नाम कर लिया था वो करीम खां अपना नाम कर लिया था। और इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें बाद में दफना दिया गया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांडी नदी बहती है, सूखड़ी भी बहती है, लूनी भी बहती है, लेकिन मैनाली नदी जो है ना, ये आपकी भीलवाड़ा की है भी, ठीक है। और एक मैनाली नदी आपकी हिमाचल प्रदेश की भी है, एक मैनाल जिसे मैनाली नदी कहते हैं, ये भीलवाड़ा में बहती है। इसका उद्गम स्थल जो है बेगू भीलवाड़ा कहाँ है, और कहाँ कौन कौन से जिले में बहती है, तो एक तो आपका भीलवाड़ा, एक आपका चित्तौड़गढ़। और ये कहाँ समाप्त हो जाती है, तो बिगोद नामक स्थान पर, ठीक है। बिगोद भीलवाड़ा नामक स्थान पर बनास नदी में ये मिल जाती है। ये तथ्य भी आपको याद रखना, ठीक है।
और मैनाल नदी जो कि भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण भी करती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनाल जलप्रपात आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन से जिले में पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है, ये आपको बताना। पुरुष साक्षरता जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष साक्षरता 79.2। महिला साक्षरता कितनी है तो मैं आपको बता देता हूँ 52.1 महिला साक्षरता है, ठीक है। ऑल ओवर साक्षरता की बात कर ले तो 66.1 राजस्थान की ऑल ओवर साक्षरता हो जाएगी, ठीक है। और शहरी साक्षरता की मैं बात कर लूँ तो 87.9 ये राजस्थान की शहरी साक्षरता है। जबकि ग्रामीण साक्षरता पुरुषों की बता रहा हूँ मैं, पुरुषों की जो शहरी साक्षरता है 87.9 और ग्रामीण साक्षरता जो है 76.2 है। जबकि महिला शहरी साक्षरता कितनी है तो 70.7 है और ग्रामीण महिला साक्षरता 45.8 है भाई, 45.8। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की मैं बात कर लूँ तो कोटा है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो कोटा है। कोटा की कितनी है तो 76.6। और जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की बात कर लो तो वो अपना जालोर है, 54.9%, 54.9%। तो एक बार मैं आपको 4 जिले बता देता हूँ सर्वाधिक साक्षरता वाले कौन कौन से है, तो आपको याद रखना है। कोटा की 76.6, जयपुर की 75.5, झुंझुनू की 74.1 और सीकर की 71.9। सीकर की कितनी हो जाएगी 71.9। ये जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले मैंने आपको बताए, वापस से बता देता हूँ। कोटा की 76.6, जयपुर की 75.5, झुंझुनू की 74.1, सीकर की 71.9। अब न्यूनतम साक्षरता की अगर बात कर लेते हैं अपन, न्यूनतम साक्षरता, तो न्यूनतम साक्षरता जालोर की कितनी है 54.9, ठीक है। उसके बाद सिरोही आ जाता है, सिरोही की कितनी है तो 55.3। और प्रतापगढ़ की बात कर लो तो 56% हो जाएगा। बांसवाड़ा की बात करता तो 56.3% हो जाएगी। ये आपको याद रखना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तथ्यों की अपन बात कर लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा आपका झुंझुनू हो जाएगा और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला हो जाएगा जो सिरोही आपका। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर हो जाएगा, जबकि न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला नागौर हो जाएगा आपका। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला झुंझुनू है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये तथ्य आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1977-78 कब शुरू किया गया था 1977-78 में। तो मरु विकास कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर ही लेते हैं। मरु विकास कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ था 1977-78 में हुआ था, ठीक है। और ये कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 1985 में पूरा 100% इसका वित्त जो है वो केंद्र सरकार ने देना स्टार्ट कर दिया। कब 1985 से। भारत सरकार द्वारा मरुस्थल के प्रसारण को रोकने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम भी चलाए गए थे। और 1 अप्रैल 1999 की मैं बात कर लूँ तो वापस से अंश कितना हो गया 75-25 हो गया। वापस से 75 तो सेंट्रल सरकार का था और स्टेट सरकार का 25% था, ठीक है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था कृषि तथा वानिकी का विकास और लघु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, भूमिगत जल का विकास करना और ग्रामीण विद्युतीकरण इस मरु विकास कार्यक्रम के उद्देश्य थे। और ये वर्तमान में कितने जिलों में, तो वर्तमान में ये 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। कितने 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। 16 जिले कौन कौन से है, तो एग्जाम में अगर आपको पूछ ले तो एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसलमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, चूरू, जालौर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, जयपुर, सीकर, राजसमंद और उदयपुर। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दयाल दास रे खयात प्रमुख थे किस राज्य का इतिहास वर्णित है, ये आपको बताना है। तो दयाल दास खयात का जो संबंध है वो किससे है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दयाल दास खयात की। तो दयाल दासरी खयात इसका जो संबंध है वो बीकानेर के राठौड़े से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दयाल दासरी खयात का संबंध मुख्यतः बीकानेर के राठौड़ों से है और ये 2 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में बटी हुई है, तो 2 खंडों में बटी हुई है, ठीक है। पहले खंड की मैं बात कर लेता हूँ तो मारवाड़ के राठौड़ों का प्रारंभ से लेकर राव जोधा का वर्णन मिलता है आपको। और दूसरे खंड की मैं बात कर लेता हूँ बीकानेर के राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक का वर्णन आपको मिलता है। और दयाल दास ने ये रचना किसके काल में रची थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह के काल के अंदर ये लिखी गई थी। किसके काल में, बीकानेर शासक सूरत सिंह के काल में लिखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ राजस्थान में और खयात, तो राजस्थान में एक और खयात है आपकी जो कि फेमस है,
मुणोत नैनसिरी ख्यात। कौन सी? मुणोत नैनसिरी ख्यात। इस ख्यात के जो लेखक है मुणोत नैनसी है। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दीवान था ये। मुणोत नैनसी को जयपुर के निवासी मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताना का अबुल फजल कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। मुणोत नैनसिरी ख्यात में राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ख्यात माना जाता है। इस ख्यात को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, इस ख्यात में जोधपुर, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड के राजपूत राजाओं का विस्तृत रूप से आपको वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसी ग्रंथ के अंदर राजपूतों की 26 शाखाओं का वर्णन किया था मुणोत नैनसी ने। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एक और मुणोत नैनसी का एक और ग्रंथ है जिसे मारवाड़ी प्रज्ञारी विगत को, जिसे राजस्थान के गजेटियर के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना। एक ख्यात और है अपनी बाकीदास की ख्यात। बाकीदास के ख्यात का जो संबंध है वो जोधपुर राज्य से है। किससे? जोधपुर राज्य से। बाकीदास जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी थे। इसने राजस्थान के राजाओं द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के संबंध में ये कहा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके जो ये दो खंडों में बटे हुए, पहला खंड तो बाकीदास ने लिखा था, दूसरा खंड जो लिखा था ना इसका, वो मुरारी दास ने लिखा था। किसने लिखा था? मुरारी दास ने। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा एक ख्यात है छोटी सी, वो भी आप याद रखते हैं, मुंडियारी ख्यात। इसका संबंध राठौड़, जोधपुर के राठौड़ों से है। कहाँ से है? जोधपुर के राठौड़ों से है। ये भी आपको याद रखना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते गाइज। सारे ख्यातों के बारे में अपने चर्चा कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है? कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसे धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांबर, जोधपुरा, नागर और आहड़। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धरतुल घाट के नाम से जिसे जाना जाता है वो जोधपुरा सभ्यता को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? जोधपुरा सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, जो कि साबी नदी के तट पे मिली थी। कहाँ मिली थी? जयपुर में मिली थी। आपको याद रखना कहाँ मिली थी? आपको जयपुर में मिली थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कुछ और सभ्यता के बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी अपन ले ही लेते हैं। आहड़ सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो आहड़ सभ्यता के बारे में एग्जाम में बार बार सवाल पूछा भी जाता है, तो आहड़ सभ्यता के बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता जो मिली थी कहाँ मिली थी? उदयपुर में मिली थी। आहड़ सभ्यता कहाँ मिली थी? उदयपुर में मिली थी। ठीक है, और आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन किया था सर्वप्रथम किसने किया था? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। भाई किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। कब किया था? तो 1953 में किया था। कब किया था? 1953 में। इसके अलावा आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, तांबावली भी कहा जाता है। और आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था, आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में धुलकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुलकोट भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। इसका सर्वप्रथम जो उत्खनन किया था मैंने बताया अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। उसके बाद जो उत्खनन किया था 1956 में आर.सी. अग्रवाल ने किया था। उसके बाद जो किया था एच.डी. सौकलिया ने किया था। किसने किया था भाई? एच.डी. सौकलिया ने। यह तांबा गलाने की भट्टियाँ आपको मिली है। इसके अलावा यह तांबे की मुद्राएं भी मिली है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यह माप तोल के बाट भी आपको मिले। और यह आहड़ सभ्यता के जो लोग होते थे ना, मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। किससे बनाते थे भाई? पक्की ईंटों से मकान बनाते थे। ये भी आपको याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य है, मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? ये आपको बताना है। तो कौन सा युद्ध है ये आपको बताना है। तो कौन सा नृत्य है जिसको नकली स्पर्धा जन्य युद्ध, यानी जिसमें नकली युद्ध किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? तो उसमें आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है कौन सा दिया हुआ। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका बांगड़िया, फिर आपका गेर, फिर आपका हाथीमणा, फिर आपका जो दिया हुआ वो नेजा दिया हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेजा। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो भीलों के जो प्रमुख नृत्य है राजस्थान के अंदर, उन नृत्यों की अपन बात अच्छे से देख लेते हैं कि कौन कौन से जो नृत्य राजस्थान के अंदर किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने भील नृत्यों की एक पहले भी ट्रिक बताई थी, वापस से बता देता हूँ। गंवरी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार में आपको याद हो जाएगा। गंवरी गेर, गंवरी गेर ने दियो हार, गंवरी गेर ने दियो हार। ठीक है, गंवरी हो जाएगा, गंवरी खुद हो जाएगा, गेर खुद हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लूँ तो ने से आपका नेजा हो जाएगा, ने से आपका नेजा हो जाएगा, दी से आपका द्विचक्री हो जाएगा, यू से आपका युद्ध हो जाएगा, हा से आपका हाथीमणे हो जाएगा, रे से आपका रमणी हो जाएगा।
इसके अलावा मैंने कालबेलिया नृत्यों की एक ट्रिक बताई थी आपको, बाईपास। कौन सी बताई थी? बाईपास, ठीक है। कौन सी ट्रिक आपसे बताई थी मैंने? बाईपास बताई थी, ठीक है। ये देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? आप बता दिए थे। बा से आपका बांगड़िया हो गया, ई से आपका इंडोनी हो गया, पा से आपका पनियारी हो गया, और से आपका संकरिया हो गया। ये चार जो नृत्य ये कालबेलियों के, ठीक है। इसके अलावा मैंने ग्रास्य जनजाति की एक छोटी सी ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में, वो वापस से शेयर कर लेता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो ग्रास्य जनजाति की मैंने बताई थी मावा मौज गोकुल, मोज मावा मोज गोकुल, ठीक है। मावा मोज गोकुल। तो माँ से आपका क्या हो जाएगा? माँ से मैं आपकी बात कर लूँ तो माँ से आपका क्या हो जाएगा? माँ से जो आपका हो जाएगा मांदल हो जाएगा, वा से आपका वालर हो जाएगा, ठीक है। और गो से आपका गोर हो जाएगा, कू से आपका कूद हो जाएगा, ठीक है। ले से आपका लूर हो जाएगा, मो से आपका मोरिया हो जाएगा, जे से आपका जवारा हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। वापस से मैं बता देता हूँ, मैंने भीलों के जो नृत्य हैं उनकी जो ट्रिक बताई आपको, कौन सी ट्रिक बताई थी? गंवरी घेर ने दियो हार, गंवरी घेर ने दियो हार। काल बेलियों की जो बताई थी वो बाईपास बताई थी, ठीक है। और जबकि ग्रास्य जनजाति की जो ट्रिक बताई थी मावा मोज गोकुल, मावा मोज गोकुल, ठीक है। माँ से आपका मांदल हो जाएगा, वा से आपका वालर हो जाएगा, गो से आपका गोर हो जाएगा, कू से आपका कूद, और ले से आपका लूर हो जाएगा। जबकि मोज से मो से मोरिया, जे से आपका जवारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है? ये आपको बताना है। सबसे पुराना कौन सा डिग्री कॉलेज है ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पुराना कौन सा है डिग्री कॉलेज। तो जसवंत कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, महाराजा कॉलेज जयपुर, और कनौरिया कॉलेज जयपुर। कौन सा? कनौरिया कॉलेज जयपुर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कॉलेज? महाराजा कॉलेज जयपुर, महाराजा कॉलेज जयपुर। अब इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। महाराजा कॉलेज जयपुर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? तो किसने करवाई थी? वो सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड जो कि जयपुर के शासक थे। कब करवाई थी? ये तिथि आपको याद रखनी, ठीक है। 1800, कब करवाई थी? 1845 के अंदर। कब करवाई थी? 1845 ईस्वी में करवाई थी, ठीक है। सवाई राम सिंह सेकंड की पूरी बात कर लेते हैं अपन एक बार। इनका जो रूलिंग पीरियड था 1835 से 1880 के मध्य था। महाराजा राम सिंह नाबालिग होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया था, ठीक है। इसके अलावा इस समय जो मेजर लुडलो थे ना, जनवरी 1843 में जयपुर का प्रशासन संभाला और सरकार को अपने संरक्षण में लिया था। कौन से अधिकारी थे? मेजर लुडलो। ये सवाल पूछा हुआ कि मेजर लुडलो जो कि प्रशासक थे कहाँ के? जयपुर के। क्योंकि 1843 में इन्होंने अपना जो जयपुर सरकार जो थी उसका संरक्षण अपने हाथ में ले लिया था। इनके समय मेजर जॉन लुडनो ने जनवरी 1843 में जयपुर का प्रशासन संभाला। उन्होंने सती प्रथा, दास प्रथा, कन्या प्रथा और दहेज प्रथा आदि पर रोक लगाने के आदेश भी जारी कर दिए। महाराजा राम सिंह वयस्क होने के बाद शासन समस्त अधिकार उन्हें वापस से दे दिए गए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ 1857 में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता करी थी भी, ठीक है। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने एक उपाधि दी थी। उस उपाधि को क्या कहते हैं? तो सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। 1870 में गवर्नर जनरल वोइसरॉय लॉर्ड मेयो ने जयपुर और अजमेर की यात्रा करी थी, ठीक है। और दिसंबर 1875 में गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक और फरवरी 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा करी थी। और उनकी यात्रा की स्मृति में जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का शिलान्यास प्रिंस अल्बर्ट के हाथों करवाया गया, जो कि जयपुर को गुलाबी रंग जो करवाया गया था वो भी सवाई राम सिंह के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाराजा राम सिंह के काल में जयपुर की काफ़ी तरक्की हुई है। मतलब शानदार जो जयपुर की तरक्की हुई थी ना, वो कौन से महाराजा के काल में होती? राजा राम सिंह के काल के अंदर हुई थी। 1880 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है? निम्नांकित में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना आपको, ठीक है। किसका सही उत्तर का चयन करना? तो देखते हैं। सबसे पहले सब सर्वाधिक मैं बता दूं आपको, भरतपुर का है तो जयपुर वाला तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब भरतपुर के बाद आपका कौन सा देर का? सॉरी, सर्वाधिक जयपुर का मैं गलत बता रहा हूँ आपका, सॉरी। सर्वाधिक जयपुर का, तो भरतपुर वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब बचा जयपुर के बाद किसका नंबर आता है? तो जयपुर के बाद भरतपुर का नंबर आता है, फिर अलवर दौसा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? तो 595, आपको याद रखना कितना? 595। भरतपुर की मैं बात कर लूँ तो कितना? 503 है।
दौसा की मैं बात कर लूँ तो कितना 476 है, दौसा का कितना 476। अलवर की मैं बात कर लूँ तो 478, 438 हो रहा, अलवर का कितना हो जाएगा 438। और धौलपुर की मैं बात कर लूँ तो 398, कितना हो जाएगा 398। तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात कर ले अपन, तो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो एक तो जैसलमेर का अपना कितना हो जाएगा, जैसलमेर का केवल 17 है। बीकानेर की बात कर लूँ तो 78 हो जाएगा आपका। बाड़मेर की बात कर लूँ तो 92 हो जाएगा आपका। चूरू की मैं बात कर लूँ तो आपका 147 हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूनतम जो जनघनत्व है राजस्थान के 4 जिलों का है। कौन कौन से का वापस से जैसलमेर का आपका 17 हो जाएगा, बीकानेर का 78 हो जाएगा, बाड़मेर का 92 हो जाएगा, चूरू का 157 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और तथ्य बता देता हूँ। राजस्थान में 10 लाख से कम आबादी वाले कितने जिले हैं? तो केवल 2 जिले। कौन कौन से? जैसलमेर और प्रतापगढ़ हो जाएंगे। कितने भाई? जैसलमेर और प्रतापगढ़, केवल 2 जिले। इसके अलावा मैं कहता हूँ 10 से 20 लाख के मध्य राजस्थान में कितने जिले? तो 17 जिले की जो आबादी है वो 10 से 20 लाख के मध्य है। बिल्कुल आपको याद रखना। 20 से 30 लाख के मध्य कितने आबादी वाले जिले? तो 9 जिले ऐसे हैं जिनकी जो जनसंख्या 20 से 30 लाख के मध्य है। जबकि 30 लाख से अधिक आबादी वाले 5 जिले हैं। 30 लाख से अधिक आबादी वाले कितने जिले? 5। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 30 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले जो जिले हैं राजस्थान में केवल 5 जिले हैं। एक तो आपको 10 लाख से नीचे वाले और दूसरा आपको 30 लाख से ऊपर वाले। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 30 लाख से ऊपर वाले 5 हैं, जबकि 10 लाख के नीचे वाले केवल 2 जिले मैंने आपको बता दिए। और मैं जनसंख्या घनत्व की बात कर लेता हूँ, तो राजस्थान के 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल आपको याद रखना है। और यही 2001 में कितना था? तो 165 था। 2001 में 165 था, बढ़कर कितना हो गया? 382 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी भी क्षेत्र का न्यूनतम सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 70 से 100 सेंटीमीटर। 70 से 100 सेंटीमीटर न्यूनतम सूखाग्रस्त का। सवाल को अच्छे से देखना आप। किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 70 से 100 सेंटीमीटर बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदुपत्ती का उत्पादन नहीं होता है? ये आपको बताना है कि कौन से जिले में तेंदुपत्ती का उत्पादन नहीं होता है, तो वो आपको बताना है। कौन सा क्वेश्चन अपना? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो पहले इसका उत्तर देख लेते अपन। उदयपुर, सिरोही, बारा और झालावाड़। तो इसका अपन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सिरोही होगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सिरोही, जहाँ तेंदू के पत्ते का उत्पादन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थानी भाषा में तेंदू को जो कहा जाता है वो टिमरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको याद रखना, टिमरू। क्या कहा जाता है? टिमरू। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसे वागड़ के चीकू के नाम से भी जाना जाता है। भाई वागड़ का जो चीकू कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वागड़ का चीकू तेंदू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? वागड़ का चीकू तेंदू को कहा जाता है। तेंदू के वृक्ष का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1974 में हुआ था भाई। तेंदू के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1974 के अंदर हुआ था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू का पत्ता क्यों उपयोगी है? क्योंकि इससे बीड़ी बनाई जाती है। और तेंदू के पेड़ राजस्थान के कौन कौन से जिले में होते हैं? तो मैं आपको बता दूं सर्वाधिक जो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, बारा, कोटा और बूंदी के अंदर सर्वाधिक पेड़ इसके पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं महुआ की बात कर लूँ तो महुआ क्या आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है? महुआ क्या कहलाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है ना वो मधुका लोंगोफोलिया है। ठीक है, महुआ कहाँ पाया जाता है? तो मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, झालावाड़ और सिरोही में महुआ का वृक्ष पाया जाता है। आदिवासियों की सबसे प्रिय, सबसे बेस्ट जो वृक्ष है वो कौन सा है? तो महुआ का है। इसकी पत्तियां, फूल, फल, छाल से देसी शराब बनाई जाती है। कौन सी शराब बनाई जाती है? देसी शराब। और इसके फल फूल खाए जाते हैं तथा फलों का प्रयोग तेल निकालने में भी होता है। इनके फलों का तेल भी बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ रोहिड़ा, तो रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम जो है टिक्कोमेला अंडुलेटा है। और इसके अन्य नाम मरुसल का सागवान और मारवाड़ का टीक के नाम से जाना जाता है। रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुशोभा।
इसके अलावा रोहिड़ा को 1983 में राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। ये भी आपको याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य था। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके सामने है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले का कौन सा युग्म उच्चतम और निम्नतम विकास दर दर्शाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, बाड़मेर और गंगानगर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उच्चतम विकास दर जो कि बाड़मेर में, निम्नतम विकास दर जो दर्शाता है वो गंगानगर दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ये सवाल एग्जाम में बन जाता तो बहुत कम कैंडिडेट इसको कर पाएंगे, बहुत कम रेयर केस में, क्योंकि ऐसे सवाल जब एग्जाम में बनते हैं तो यही सवाल मेरिट तय करते हैं। आसान सवाल एग्जाम में पूछते तो वो तो सभी को आते हैं। अब सवाल ये आ गया कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो सभी को पता 3,42,239 है, सभी कैंडिडेट करेंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, जिनको हार्ड क्वेश्चन के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, तो उसी का सिलेक्शन होगा। इसलिए कहते हैं ना, तो थोड़ा डीप से स्टडी करो, गहराई में स्टडी करो, जिससे कि आपकी तैयारी बड़ी शानदार हो जाए। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, बनास, चंबल, सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सवाई माधोपुर के रामेश्वर, सवाई माधोपुर के रामेश्वर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। 19वीं शताब्दी के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा जाता है? तो 24 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शंकरदान सामोर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या आपका। हैला, चंद्रयानी गायकी, राजदारी और तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तुर्रा कलंगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। पहले ख्याल होता क्या, तो ख्याल मैं बता देता हूँ। ख्याल का जो विषय होता है एक तो पौराणिक, ऐतिहासिक और वीराख्यान होता है। इसके अलावा राजस्थान के लोक नाट्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय जो विद्या है ना वो ख्याल है। और ख्याल जो होती है वो संगीत प्रधान होती है। इसका जो शुरुआती दौर मिलता है आपको 18वीं सदी में मिलता है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ख्यालों के अंदर। मैं तुर्रा कलंगी ख्याल नहीं बता रहा हूँ, मैं सारी ख्यालों की बात कर रहा हूँ। ख्याल की बात करो तो ख्याल के अंदर नगाड़ा भी होता है, हारमोनियम भी होता है, सारंगी भी होता है और मजीरा भी होता है। ये आपको याद रखना है बिल्कुल। इसके अलावा मैं बात कर लूँ अब तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी के जो प्रवर्तक थे ना, एक तो शाह अली और दूसरा जो थे वो तुकनगीर थे। शाह अली जो कि शक्ति के उपासक थे और जबकि तुकनगीर जो कि शिव के उपासक थे। ठीक है, कौन से क्षेत्र में ये प्रचलन इसका होता है, प्रचलित है? तो निम्बाड़ा, गोसुंडा, चित्तौड़ के अंदर। एक तो निम्बाड़ा, दूसरा आपका गोसुंडा चित्तौड़ में, तीसरा आपका नीमच एमपी के अंदर। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो मंच की सजावट होती है वो सर्वाधिक लोकप्रिय होती है, देखने लायक होती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र होता है? इसमें चंग वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? चंग वाद्य यंत्र होता है। इसके अलावा काव्यात्मक शैली में इसके जो संवाद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो बता देता हूँ। मंगल राजा, मोरध्वज, ऊखा चरित्र, इंद्र सभा आदि तुर्रा कलंगी ख्यालय है। इसके अंदर जो स्त्री की जो भूमिका निभाते हैं वो भी पुरुष ही निभाते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये पुरुष प्रधान ख्याल है। ठीक है, इसके अंदर स्त्री का रोल नहीं होता, स्त्री की जो भूमिका होती है वो पुरुष ही निभाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल वज्रसेन सूरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। दीर्घकालीन अकाल ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नांकित जिलों का समूह कौन सा सही है, ये आपको बताना है। यानी लंबी अवधि तक राजस्थान में कौन से जिलों में अकाल पड़ता है, सरल भाषा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर, पाली और चूरू। श्रीगंगानगर, पाली और चूरू। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताना आपको। उस शासक का जो नाम था वो बिल्कुल पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 56 की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राज कवि थे? जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था इसका उत्तर, तो जोधपुर के जो राठौड़ राजा थे मान सिंह के दरबार के अंदर ये रहते थे। और बांकीदास ख्यात की जो रचना की थी वो भी इन्होंने की थी। बांकीदास की ख्यात के जो संबंध है वो जोधपुर के राठौड़ों से है। तो आज के पेपर को ये समाप्त करते हैं, अगले पेपर में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करना चाहते हो और वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ अपने चैनल से जुड़िए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। अगर आप मेरे सारे पेपर क्लियर कर लेते हो, राजस्थान जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, आरएस से लेकर आपका जो कि कांस्टेबल तक जो भी एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ाम की जो राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान कला है, राजस्थान इतिहास है, बिल्कुल मैं आपका संपूर्ण कंप्लीट करवा दूंगा। आपको किसी गाइड से, किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो भी तथ्य बताऊंगा, प्रमाणित तथ्य बताऊंगा और प्रमाणित किताबों से ही मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी का धन्यवाद।